Hello and welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, Senior Faculty of IQ Civils IS Academy. So today in this session, I will be discussing another important issue for your mains as well as prelims UPSC examination, that is issue of wheat crisis in the background of Russia-Ukraine war. So in the previous session, which was taken by me, where I have discussed the most important reason behind Russia-Ukraine war, that is वार्म वाटर पॉलिसी ऑफ रशिया। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हीट क्राइसिस। आप में से काफी सारे लोग इस इशू को सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से ही समझने की कोशिश कर रहे होंगे, but let me tell you one thing, this issue is also having historical point of view, as well as economic point of view. Clear? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस इशू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि IQ सिविल्स IAS एकेडमी गुवाहाटी में एडमिशंस लाइंस ओपन हो चुकी हैं एंड 25th ऑफ जुलाई से याद रखिए न्यू बैचेस शुरू होने जा रहे हैं एंड सेकेंड बैच जो शुरू होगा दैट इज इन अगस्त 2022। तो जितने लोगों ने एडमिशन अभी नहीं लिया है, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो एनरोलमेंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो साथ ही साथ मैं आपको कुछ इनके कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। कोर्सेज क्या क्या है? GS बैच, that is pre-cum mains batch. Clear? Apart from this, you can enroll in basic foundation batch, that is NCERT. Optional subjects are also available. Optional subjects भी available हैं, बहुत ही सीनियर फैकल्टीज के द्वारा लिए जाते हैं। देन मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड टेस्ट सीरीज जल्द ही अगस्त से, हालांकि हमने डेट सोची हुई है 15 अगस्त से प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। अब इसमें दो प्रोग्राम्स हैं, एक होगा सिर्फ टेस्ट सीरीज, जो सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहेंगे प्रीलिम्स की, दूसरा होगा टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम, दोनों चीजें होंगी। तो ये दोनों प्रोग्राम होंगे, एक सिर्फ टेस्ट सीरीज और एक होगा टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप। जो टेस्ट सीरीज के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, मेंटर आपसे वो डिस्कस करेंगे, आप कहां पे लैग कर रहे हैं, ये सारी चीजें मेंटर्स आपके सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो नाउ तो आज हम शुरुआत करेंगे व्हीट क्राइसिस की। व्हीट क्राइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है यूपीएससी का। अगर यूपीएससी में आप देखेंगे जीएस पेपर 3, जिसमें आपका एक पार्ट है एग्रीकल्चर, दिस इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर ऑल्सो, एंड हाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री एज वेल एज IR, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? व्हीट क्राइसिस, जैसा कि हम सभी को पता है, व्हीट क्राइसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दैट वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर, सो रिमेंबर दिस थिंग, रशिया। लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर कौन है? रशिया। और लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, then China. Okay, so China, India, all these things, all these nations are there. Clear? But largest wheat exporter कौन है? रशिया। Clear? Now background क्या है? रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसी के बाद वर्ल्ड इज फेसिंग अ व्हीट क्राइसिस ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन, एंड यूक्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। समझ में आ रहा है? एंड बिकॉज ऑफ वॉर जो एक्सपोर्ट होता है व्हीट का, वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया।
So it will be devastating, but war leading to wheat crisis is not unprecedented. That means ये कोई नई चीज नहीं है, यही सेम चीज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी। समझ में आ रहा है? यही सेम चीज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। क्लियर? now we should understand how world adapted and then could teach us what to do now। तो सबसे पहली चीज हमें यह समझना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में किस तरीके से वर्ल्ड ने अडेप्ट किया था और किस तरीके से इन सिचुएशन को टैकल किया। समझ में आ रहा है? तभी आप देखेंगे यही एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी आया। क्लियर? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ करंट व्हीट क्राइसिस। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ करंट पे फोकस करते हैं, करंट ओनली। करंट है क्या? करंट याद रखिए ट्रेडिशनल नॉलेज का कंटेम्पररी फॉर्म है। और कंटेम्पररी कब समझोगे? जब आपको ट्रेडिशनल नॉलेज पता होगी। सो यू शुड नो यूक्रेन एंड रशिया, दे आर मेजर व्हीट प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट। क्लियर? सेकेंड थिंग, global wheat prices spiked during the first weeks of war, that is first weeks of Russia Ukraine war। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों ग्लोबल पूरी दुनिया में व्हीट के प्राइसेस बढ़ने लगे थे? क्यों? बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन दोनों ही व्हीट प्रोड्यूसर हैं और दोनों ही वॉर में इन्वॉल्व हैं। तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या आ जाएंगे? ट्रेड एंड कॉमर्स में हिंड्रेंसेस। क्लियर? क्योंकि वॉर के टाइम में याद रखिएगा कंट्रीज अपनी आर्मी, अपनी पॉपुलेशन सप्लाई मेंटेन करती हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन टू यूक्रेन व्हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी, और रशिया ने यूक्रेन की प्रोडक्शन को क्या कर दिया? डिस्ट्रक्शन कर दिया, खराब कर दिया। एंड रशिया इंटेंशनली विद होल्डिंग व्हीट, और रशिया ने याद रखिएगा व्हीट प्रोड्यूस करना, रशिया ने एक्सपोर्ट करना तुरंत रोक दिया। अब ऐसा रशिया ने क्यों किया? इसके पीछे रीजन है क्योंकि पूरी वेस्टर्न पावर, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सभी ने रशिया के ऊपर क्या लगा दिए थे? इकोनॉमिक सैंक्शन। तब रशिया ने कहा कि अच्छा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओगे, हम व्हीट रोक देंगे तुम्हें दे। और तब आप देखेंगे कि व्हीट क्राइसिस आ गई। समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर दिस थिंग। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑन टॉप ऑफ एन ऑलरेडी स्ट्रेस ग्लोबल सप्लाई चेन, और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। एंड व्हीट प्राइसेस वर ऑलरेडी राइजिंग लास्ट ईयर, बट सबसे ज्यादा हैम्पर कहां पे हुआ? जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। क्लियर? सो दैट इज द करंट सिचुएशन। नाउ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? सो you can see here a lot of what is happening now echoes the world economy a little over 100 years ago also, that is during the first world war। तो आप देखेंगे 1915, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब आप में से काफी सारे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे बट इन सभी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं करते। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको व्हीट प्रोडक्शन समझना है तो एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। न्यू एनसीईआरटी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटीज आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी जिस इंसान ने समझ लिया उसका कमांड हो जाएगा एडवांस जीएस पे, और तब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चैलेंज नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे व्हीट क्राइसिस की। सो बाय अर्ली 1915 इट वाज क्लियर दैट वॉर वाज रिसोर्स इंटेंसिव, एंड एट दैट टाइम यूरोपियन अलाइज कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, और इन तीनों ने ही एक ट्रीटी साइन की हुई थी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रिपल एंटार्ट। ट्रिपल एंटार्ट। क्लियर? सो ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, अब इन्हें पता था कि रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल्स, एमिनिशंस, क्लियर, फूड, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और आर्मी जिस टाइम वॉर में इन्वॉल्व होते हैं उस टाइम पर फूड की बहुत जरूरत पड़ती है। एंड गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन दी सप्लाई। एंड फूड का मतलब क्या है? मींस व्हीट ओनली, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सोल्जर्स एंड सिविलियंस।
और वीट के पीछे रीजन है, राइस क्या करता है, राइस इंसान को लेजी बनाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? होता है ना कभी कभी आप आफ्टरनून में राइस खा लें और उसके बाद नींद आ जाती है पढ़ते टाइम, इसीलिए होता है। वीट न्यूट्रिशियस है। क्लियर? सो अब ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एक तरफ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। एंड दूसरे कौन थे, याद रखिएगा, दूसरे थे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये पावर्स। क्लियर? सो अब ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस तीनों क्या थे, एलाइज, बट ईच गवर्नमेंट, तीनों की ही गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ईच गवर्नमेंट वांटेड टू मेक श्योर दे फेड देयर ओन सोल्जर्स एंड ओन सिविलियंस, ताकि उनकी पॉपुलेशन भूखी ना मरे। And that is why each ally, these ally powers was scared of bread lines in their own country, और इन सभी को डर था कि कहीं हमारे यहां खाने की कमी ना हो जाए, क्योंकि वीट सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, रशिया। तो रशिया सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन, अपनी आर्मी के लिए मेंटेन रखेगा सप्लाई। सो ईच अलाई, जितने भी ब्रिटेन एंड फ्रांस, रशिया, each ally was competing with each other to secure wheat, and the best source to buy wheat, ब्रिटेन। सबसे बेस्ट सोर्स क्या था, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के पास इंडिया एक कॉलोनी भी थी। बट प्रॉब्लम्स तुरंत शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स इमीडिएटली अरोज। द फर्स्ट थिंग इज दे वर ऑल बिडिंग अगेंस्ट वन अनदर, एंड यू कैन इमेजिन व्हाट दैट वाज डूइंग टू द प्राइस ऑफ व्हीट। अब सब एक दूसरे के अगेंस्ट में, ये तीनों ही पावर एक दूसरे के अगेंस्ट में बिड करने लगे, तो व्हीट के प्राइसेस क्या होने लगे, बढ़ने लगे। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा थी। ऐसी सिचुएशन में डिमांड कौन मेंटेन करेगा, तब एक सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन आया, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका ने उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन किया व्हीट का। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन किया व्हीट का। क्लियर? कहा जाता है व्हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया कि वॉर के बाद व्हीट के प्राइसेस कम हो गए और सभी ने अपने व्हीट सप्लाई मेंटेन करना शुरू कर दिए। तो अमेरिका में जो व्हीट था वो सड़ने लगा, और जितनी भी सप्लाई थी, जितनी भी प्रोडक्शन की थी, वो सब बर्बाद हो गई। ये भी एक रीजन है ग्रेट डिप्रेशन 1929 का। समझ में आ रहा है? सो सेकेंड थिंग, इवन आफ्टर अ गवर्नमेंट सिक्योर्ड द व्हीट, इट हैड टू शिप इट टू यूरोप, एंड देयर सिंपली वरंट इनफ शिप्स। उस टाइम पे इतने ज्यादा शिप्स नहीं अवेलेबल थे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ships that were available were subject to being sunk by German U-boats, और इसीलिए जो शिप्स भेजे जा रहे थे यूरोप को वीट के, उस टाइम पे इतने ज्यादा एक तो शिप नहीं थे, और जो शिप आ भी रहे थे फूड सप्लाईज के, उनको कौन खत्म कर दे रहा था, उनको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा था, जर्मनी के यू बोट्स थे, बिकॉज जर्मनी ने भी अपनी नेवी काफी हद तक बना ली थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? बट जर्मनी ने ब्लॉक नहीं किया था व्हीट जो रशिया से आ रहा, ये याद रखिएगा। अब दो सिचुएशन बहुत ही सिमिलर है, टू सिचुएशंस आर वेरी सिमिलर। मेजर वॉर इन यूरोप। अब आज अगर हम देखें रशिया यूक्रेन का वॉर, इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, यूरोप पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। और सेकेंड थिंग, ग्लोबल व्हीट मार्केट केओस। अब इन्हीं सिचुएशन को आज से कंपेयर करो। समझ में आ रहा है? यही सारी चीजें आपको सीखनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज देयर। तो अब सोल्यूशन क्या था उस समय? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन। सो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सोल्यूशन वॉज टू फाइंड अ वे टू मेक श्योर दैट एलाइज कोऑर्डिनेट रादर देन कंपीट। तो उस समय ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ये जो अलाय थे, इनको आपस में क्या करना चाहिए, इनको उस समय भी कॉम्पीट नहीं करना था, कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस एंड अदर अलाइड पावर्स फॉर व्हीट परचेजिंग एंड शिपिंग। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जीन मोनेट, इन्होंने लिखा है टू यूज द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई आउट अ न्यू मेथड ऑफ कोऑपरेशन हैड बिकम पॉसिबल। समझ में आ रहा है? ये जीन मोनेट का उस टाइम का खुद का कोट है, और आप ये लेटर देख सकते हैं 1916 29 नवंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये। एविडेंस के तौर पर मैंने इसीलिए इस
सेशन में आपको दिखाया हुआ है, ताकि आप ये सारी चीजें पढ़ें और समझें। एंड एट दैट टाइम तब आप देखेंगे स्पेसिफिकली द अलाइज क्रिएटेड वीट एग्जीक्यूटिव इन 1916। तब अलाइड पावर्स ने वीट एग्जीक्यूटिव क्रिएट किया 1916 में। अब ये वीट एग्जीक्यूटिव कब बना? इट वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1916 एंड वीट एग्जीक्यूटिव वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली लंदन में था। 1 ब्रिटिश, 1 फ्रेंच एंड 1 इटालियन रिप्रेजेंटेटिव था। तो इन्होंने किसको इग्नोर किया? रशिया को। और रशिया को इग्नोर करने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि रशिया में अगर आप याद रखें 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो वहां पे कम्युनिज्म आ रहा है। तो ये भी एक क्या होगा, इन पावर्स के बीच में आइडियोलॉजी डिफरेंसेस धीरे धीरे आएंगे। सो क्रिटिकली द एग्जीक्यूटिव हैड फुल अथॉरिटी टू मीट allied नीड्स रिगार्डिंग परचेज एंड शेयरिंग ऑफ दोज ग्रेन्स। तो उस टाइम के पास इन तीनों ही एग्जीक्यूटिव्स के पास, इन तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के पास पूरी अथॉरिटी थी वीट के परचेज और शेयर करने की एलाइड पावर के बीच में। तो बेसिकली ये वीट एग्जीक्यूटिव है क्या? इट वॉज एन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? कि जो वीट है वो याद रखिएगा, ताकि जो वीट खरीदा जा रहा है वो अलाइज का अपना पूरा एक साथ डिसीजन हो। So it made all wheat purchasing decision for the allies as a whole. Clear? और इसीलिए अब आप ये देखिए, मोनेट ने इसीलिए लिखा कि अगर कॉपरेशन करना है एक नया मेथड, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जीन मोनेट ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको क्या किया? इंप्लीमेंट किया गया। क्लियर? अब हमें इन चीजों से क्या सीखना चाहिए आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में? सो व्हाट डज दिस मीन फॉर टुडे? Now try to understand. 3 lessons can be drawn. First thing, पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए? It points to the necessity of treating food. कि वॉर के टाइम में सिर्फ वेपन्स की जरूरत नहीं है, फूड की भी जरूरत है। Because food is also one of the key instrument of war. Okay? So it also needs allied coordination to supply. अब इसी तरह अगर हम देखें, आज रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है। क्लियर? तो वेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस से यूक्रेन को वेपन्स तो दे रहा है, बट यूएस क्या नहीं दे रहा है यूक्रेन को? फूड सप्लाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? सो यूक्रेन्स अलाइज हैव डन मच टू सप्लाई एंड कोऑर्डिनेट वेपन्स, देन व्हाट अबाउट फूड? तो इसीलिए यूक्रेन में यही दिक्कत हो गई। वेपन्स तो दिए गए, फूड की बात ही नहीं की गई, फूड सप्लाई मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। तो सेकेंड थिंग इज बिकॉज द फूड क्राइसिस इज ग्लोबल इन स्केल, इसीलिए तब ये हमें पता चला कि ग्लोबल एक्शन हमें लेना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज नॉट जस्ट अ जॉब फॉर नेटो, दो नेटो कैन हेल्प, बट ये किसकी जॉब होनी चाहिए? यूएन लेवल जॉब, बिकॉज यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फूड सप्लाईज इन सभी चीजों को मेंटेन करवाने की। सो ग्लोबल एक्शन कौन लेगा? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशन क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड थिंग जो हमें इससे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वीट एग्जीक्यूटिव। नाउ वीट एग्जीक्यूटिव एंड देन एएमटीसी, दीज वर वॉर टाइम इंस्टीट्यूशंस। ये वॉर टाइम इंस्टीट्यूशंस हैं। क्लियर? और इन इंस्टीट्यूशन, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंस्टीट्यूशन बने थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के आसपास एएमटीसी था, बट इन इंस्टीट्यूशंस ने एक स्टेज क्रिएट कर दिया, एक आउटकम दे दिया पोस्ट वॉर पीरियड में कैसे इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो आज पोस्ट वॉर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, ऑल दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है? ये तीन चीजें हमें इस क्राइसिस से समझ में आती हैं। क्लियर? और ये क्राइसिस एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं रास्ता हो सकता है डब्ल्यूटीओ के लिए, क्योंकि जब से ट्रंप आए उन्होंने क्या कर दिया? यूएस ने एक तरीके से डब्ल्यूटीओ को खत्म कर दिया, डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। क्लियर? सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है डब्ल्यूटीओ को फिर से रिवाइव करने का। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव डब्ल्यूटीओ which has been slowly becoming a defunct institution. एंड इस केस में डब्ल्यूटीओ आगे आकर ग्लोबल सप्लाई चेन को
मेंटेन कर सकता है, एंड इन दिस मैनर WTO वुड बी कॉल्ड एज ग्लोबल सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन बॉडी। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम बात करें, सो द वर्ल्ड हैज फेस्ड अ वॉर इंड्यूस्ड ग्लोबल फूड क्राइसिस बिफोर ऑल्सो। सो wheat crisis in present context is not a new thing. It was there in First World War also. जब भी वॉर होगा ऐसी क्राइसिस होंगी ही होंगी। तो उस समय भी सॉल्यूशन क्या था और आज भी सॉल्यूशन क्या है? Solution then also and today also, it lies in international politics only. That global powers, that is international politics or global politics or great powers, should create international organization for this also, so that during the time of war or conflict, that international organization can maintain global food supply chain. क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन? अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, एज वी ऑल नो, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। चाइना क्या है? टॉप प्रोड्यूसर है, एंड रशिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। क्लियर? बट अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर से व्हीट क्या हो रहा है? धीरे धीरे, याद रखिए, व्हीट का प्रोडक्शन इंडिया में कम हो रहा है। इसके पीछे रीजन है हीट वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हीट वेव्स। आज हम टेम्परेचर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जब देखें तो 49 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है इंडिया का। और अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया 10 MMT क्रॉप साइज है। सो अब क्वेश्चन ये है, व्हाई हैज व्हीट प्रोडक्शन dwindled? The first important reason is unprecedented heat waves across north, west and central parts of the country, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोडक्शन में कमी आई है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। सेकेंड थिंग इज लोअर आउटपुट विद स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड। अब आउटपुट कम है, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब बाहर ज्यादा भेजना है और प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? हाई। यही तो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है कि जब भी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट फिक्स प्रोक्योरमेंट प्राइस। सो दिस प्रॉम्प्टेड फार्मर्स टू सेल व्हीट प्राइवेटली इंस्टेड टू द स्टेट। अब बाहर तो प्राइसेस ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं? व्हीट प्राइवेटली भी सेल कर देते हैं, whose purchases to run welfare scheme slum due to tight supplies. क्लियर? तो ये आपका पार्ट है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस तरीके से आपको इसको समझना है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, जो है जीएस पेपर 3 का एक कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? सो व्हीट सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हीट फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। क्लियर? नाउ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, अब अगर हम एक रिपोर्ट देखें 2022 में ही आई है, ग्लोबल रिपोर्ट किस पे आई है? फूड क्राइसिस। और ये कौन निकालता है? वर्ल्ड, याद रखिएगा, ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो 2022 की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, और ये निकालता कौन है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल इशू में रहा है, तो मे बी आपसे नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। तो इन्होंने क्या बताया इस रिपोर्ट में? क्या आया? इट एस्टिमेटेड दैट अराउंड क्लोज टू 193 मिलियन पीपल they are acutely food insecure। 193 मिलियन। समझ में आ रहा है? इट इज देयर इन द रिपोर्ट इटसेल्फ।
क्लियर, ये याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इज द ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन इज शेपिंग अप। क्लियर। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि अब ग्लोबल सप्लाई किस तरीके से शेप अप होगी इस सिचुएशन में। क्लियर। तो इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट जो है, अगर हम ब्राजील का देखें तो ब्राजील भी इंपोर्टर है व्हीट का। समझ में आ रहा है, ब्राजील में भी बहुत जरूरत है। तो ओवरऑल हमें यह पता चलता है कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया क्या है, इंडिया के पास एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि व्हीट सप्लाई गैप को मेंटेन कर सकती है। व्हीट सप्लाई गैप, व्हीट सप्लाई गैप। तो अब ऐसा कैसे, इंडिया कैसे मेंटेन कर सकता है व्हीट सप्लाई गैप को? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने एक वॉइड क्रिएट कर दिया है। समझ में आ रहा है? और अब सभी क्या ढूंढ रहे हैं, सभी पावर्स, अगर आप कहें तो ग्लोबल वर्ल्ड जो है, ये ग्लोबल एरेना जो है, ग्लोबल पावर्स जो है, ये अब क्या ढूंढ रहे हैं, ये अब एक सेपरेट मार्केट ढूंढ रहे हैं, सेपरेट प्लेयर ढूंढ रहे हैं। और इंडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन सकता है व्हीट मार्केट। क्लियर। तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इंडिया को ये एड्रेस करना चाहिए इशू व्हीट क्राइसिस का। सो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस दिस थ्रू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस। समझ में आ रहा है? अराउंड 30 ऑड व्हीट इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं पूरे दुनिया में, तो इंडिया उनके साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप कर सकता है। इजिप्ट और टर्की ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया इंडिया के लिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इजिप्ट एंड टर्की, they have already given approval, okay, approval for what? For importing Indian wheat, very important। समझ में आ रहा है? और इंडिया यूरोप का भी इंतजार कर रहा है, यूरोपियन यूनियन नेशंस का भी इंतजार कर रहा है कि उनके साथ भी डील करे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो क्राइसिस, ये जो व्हीट क्राइसिस है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये व्हीट क्राइसिस इंडिया के लिए क्या इंपैक्ट कर रही है? इंडिया के लिए ये क्राइसिस क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी। सो दिस व्हीट क्राइसिस, ओके, कुड बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, समझ में आ रहा है? इसीलिए एक स्लोगन दिया गया, आपदा में अवसर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपदा में अवसर, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन। इसीलिए स्लोगन है फॉर इंडियन फार्मर्स। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। तो ये था व्हीट क्राइसिस के बारे में। सो फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी हैव एड्रेस दिस इशू, कि ये कोई नया इशू नहीं है, ये इशू पहले भी आ चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और आज इंडिया के लिए ये किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आपदा में अवसर, ये क्या है? सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? सो वी हैव डिस्कस्ड द चैलेंजेस आल्सो एज वेल एज द सॉल्यूशन आल्सो। क्लियर एवरीवन? सो फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी हैव डिस्कस्ड द इशू ऑफ व्हीट क्राइसिस। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी के जो डाउट्स होंगे व्हीट क्राइसिस को लेकर, इन सभी चीजों को आपको एक नया एस्पेक्ट समझ में आया होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरीके से व्हीट क्राइसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको फिर बताया और बार बार आप सभी को यही कहता हूं, एनसीईआरटी, जिसका एनसीईआरटी पे कमांड हो जाएगा उसके लिए एडवांस्ड बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटीज क्या है? वेदास ऑफ सिविल सर्विसेज, वेदास। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।